वहां पर अगले विधानसभा में नहीं आया तो नहीं आया तो आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार। क्या करने को तैयार? बता दो अभी सामने क्योंकि रहेगा वीडियो। जो कहो आप कहो, भी बिहार की ओर देखना नहीं, मैं देखूंगा नहीं। आप मुझे क्योंकि एक जो आपके क्रिटिक्स हैं प्रशांत, वो कहेंगे कि आपका अहंकार बहुत है, मेरा अहंकार बहुत है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इस तरह का आदमी पर्दे के पीछे तो रह सकता है, लेकिन जब वो आगे जाता है, मैं आपको बता दूं, अभी तक तो लोग ये कह रहे हैं कि इस आदमी का अहंकार इतना है कि ये पर्दे के पीछे रह ही नहीं सकता है। अब आप कह रहे हैं कि ये पर्दे, इसका अहंकार इतना है कि पर्दे के पीछे रह सकता है, सामने नहीं रह सकता। तो पहले आप अपना तय कर लो कि कहना क्या चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जितने लोगों के साथ आपने काम किया, कहीं ना कहीं आपसे उनका रिश्ता बिगड़ जाता है। आप नीतीश कुमार के बहुत नजदीक थे, नीतीश कुमार से आपका रिश्ता बिगड़ गया। लोग ये एक्यूज कर रहे हैं, आप मेरे टाइमलाइन पे आ जाइए कि ये तो मोदी का एजेंट है। आप कह रहे हैं कि मेरा मोदी से रिश्ता बिगड़ गया, और पब्लिक कह रही है कि मेरे मोदी से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा नीतीश से रिश्ता बिगड़ गया, मैं जानता हूं कि नीतीश से मेरा क्या रिलेशन है, लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है, और राजनीतिक सामाजिक मुद्दे पर नेसेसरली मैं उनका फ्लैग बियरर हो जाऊं, ये अलग बात है। मेरा नीतीश जी से बहुत अच्छा संबंध है, मैं उनके साथ उनके घर में, हाँ बिल्कुल आज भी उनसे मेरा व्यक्तिगत क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताइए, पूरे बिहार में जितने नेता भी हैं, कोई अगर ये कह सकता हो जो नीतीश कुमार के साथ उनके घर में 2 बरस तक एक साथ रहता था, एक साथ उठना, एक साथ खाना, जब हम लोग एक परिवार के नहीं हैं, इसके बावजूद अगर मैं नीतीश कुमार का आज विरोध कर रहा हूं तो वो विरोध व्यक्तिगत नहीं है, वो विरोध बिहार के विषय को लेकर है। संभव है वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं उससे बिहार का फायदा नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। नहीं, क्योंकि सिर्फ नीतीश का मामला नहीं है। आपने 5 साल पहले जगन रेड्डी का कैंपेन चलाया जी, और उनको आपने कामयाबी भी दिलाई जी। चलो इतना तो मान रहे हो, और इतना तो आप मान रहे हो, उन्होंने भी एफर्ट किया, उन्होंने भी पदयात्रा में काफी एफर्ट किया, आपने भी स्ट्रेटेजी बनाई। अब आप में और उनमें 36 का आंकड़ा हो गया। अरे सर, बाप बाप कर रहे हैं वहां पे सब लोग, एकदम आपसे परेशान हैं क्योंकि आप टीडीपी से जाके मुलाकात कर रहे हैं। आप लोग को अब आप एकदम ही उल्टे हो गए। नहीं सुनो, ऐसा है ना मेरे भाई, आपको ये मानना ही नहीं है। हमने बंगाल चुनाव के बाद कहा कि हमने इस काम को छोड़ दिया, तो आप लोग कह रहे हैं ये तो कह रहे हैं, कैसे छोड़ेंगे, तो ये बिजनेसमैन आदमी है, राजनीतिक रणनीतिकार है। 2 मई 2021 के बाद से अगर मैं आईपैक के किसी भी ऑफिस में एक बार मैंने पैर भी रखा है तो आप मुझे बता दो। आईपैक के किसी मामले में मैंने हस्तक्षेप किया हो वो बता दो। मैं अपना काम बिहार में कर रहा हूं। अब आंध्र प्रदेश को लेकर, जैसे आप पूरे देश के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, आपने किसी ने पत्रकार ने मुझे आंध्र के बारे में पूछा, तो मैंने उनको अपना असेसमेंट बताया कि जगन मोहन रेड्डी बुरी तरीके से हार रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने प्रशांत किशोर के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा, जो मैंने वीडियो देखा, कि प्रशांत डजंट मैटर, हमें इससे बड़ी जीत मिलेगी। तो इसमें क्या 36 का आंकड़ा भी उनका राइट है? मेरा आपका रिश्ता तो बिगड़ गया प्रशांत से। आपको कैसे मालूम है कि बिगड़ गया? मेरे रिश्ते जगन से क्या है ये तो आपको पब्लिकली मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका आधार क्या है बिगड़? अरे आप टीडीपी के साथ जुड़ गए। किसने कहा? कभी यहीं की बैटिंग करते, कभी वहां की बैटिंग करते। आपका तो मन है, ठीक, हमको कंफ्यूज ही रहने दो। अरे नहीं, क्योंकि वो लोग कहीं मर्सनरी है कि जहां पैसा मिलता है वहां चले जाता है। आप अच्छा ठीक है, तो आप तो इतने दिन से राजनीति और कवर करते हैं, पैसा कमाने का साधन चुनाव लड़ाना है कि जीते हुए सरकार के साथ बने रहना है? जो जीता हुआ तो अगर मुझे पैसा कमाना है, नहीं, अगर किसी को जिता दो तो ज्यादा मिलता है। सुन तो लो मेरी बात, कितना मिल जाएगा पैसा? ये तो अगर आपको सुन तो, हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको कितना भी पैसा जिताने के लिए मिलेगा, अगर आप जीत गए। अगर मुझे पैसे से मतलब होता तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जीत गए थे, मैं वहीं सरकार में रहता, वहीं पे धंधा करता, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट दिलाता, वहीं पे मिनिस्टर बन जाता, राज्यसभा में आ जाता, पैसे कमाता। फिर मैं बंगाल क्यों गया? फिर वहां आप लोग हमारा गर्दन काटने को, तो बंगाल जीत गए तो बंगाल में ही मैं पैसे कमाता, फिर मुझे बिहार में पैदल चलने की क्या जरूरत है? जब ये बात आप समझना ही नहीं चाहते हो कि मनी इज नॉट व्हाट ड्राइव्स मी, व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट ड्राइव्स मी इज द गोल व्हिच आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ। क्या गोल? एंड राइट नाउ माई गोल इज टू चेंज बिहार। अच्छा, नहीं, और अगले 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में मैं शामिल करके आपको दिखाऊंगा। अब आप कहो भाई ये तो हो ही नहीं सकता है, यहां तो बड़ा बिहार पिछड़ा है, वहां जाती है। मेरे भाई, अगर 2011 में बैठ के हम लोग ये बात कर रहे होते और मैं आपको कहता कि हम ये कोई चुनाव प्रबंधन का काम शुरू कर रहे हैं, हम मोदी जी को, नीतीश जी को, लालू जी को, ममता जी को सलाह देंगे, तो आप कहते रहे ऐसा कभी होता है बिहार? आज तक कभी देश में ऐसा हुआ है कि लोग आपका बात मानेगा? लोगों ने माना ना, एक दिन में नहीं माना, 10 साल में माना, एक बार में नहीं माना, 10 जीत हुई तब माना। उसी तरीके से अभी मैंने काम शुरू किया है। कई बार जब मैं वहां पैदल चलता हूं, लोग मुझे बताते हैं प्रशांत जी इसकी तो कोई चर्चा देश में नहीं हो रही है, तो मैं अपने दिमाग में भी एनालाइज करता हूं। मैं सोचता हूं कि जब अन्नादुरई आंदोलन कर रहे होंगे तमिलनाडु में,
तो दिल्ली में कितने पत्रकार उसकी चर्चा कर रहे हैं। 1980 के दौर में, दशक में, जब मोदी जी गुजरात में कुछ काम कर रहे थे तो कितने यहाँ के प्रबुद्ध पत्रकार मोदी जी के काम की चर्चा कर रहे थे। जब केसीआर तेलंगाना की लड़ाई 20 साल लड़ रहे थे तो कितने पत्रकार केसीआर के काम की चर्चा कर रहे थे। आप तो जब काम हो जाता है तब उसका एनालिसिस करते हो ना। तो हम लोग अभी वहां काम शुरू किए हैं। स्वाभाविक है कि आपको बड़ा नहीं दिख रहा है, ना दिखे कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एक ही अच्छी बात है कि अब समय सिर्फ 1.5 ही साल रह गया, तो 1.5 साल आप धीरज रखें, मेरे संपर्क में रहिए और बिहार के चुनाव का इंतजार कीजिए। वक्त खत्म हो रहा है इस इंटरव्यू में। खत्म करने से पहले मैं वो अरविंद केजरीवाल के शगुफे के बारे में पूछना चाहता हूं आपसे। वो जेल से छूटे, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी को बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है चेंज कर देगी चुनाव के बाद। आपको लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी के रैंक्स में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी के रैंक में किसी के स्टेटमेंट से इतने बड़े मुद्दे पर कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकता है। ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, सब लोग समझते हैं जो सीरियस राजनीति को समझने देखने वाले लोग हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन चुनाव के बाद रिजल्ट जब अभी आ जाएंगे तो बीजेपी के लिए इंटरनली हैंडलिंग ऑफ यूपी वुड बी वन ऑफ द की चैलेंजेस। मैं इतना ही कहूंगा कि हैंडलिंग ऑफ यूपी वुड बी वन ऑफ द की चैलेंजेस, क्योंकि बीजेपी की जो सेकेंड रंग लीडरशिप है वो उसमें अभी सबसे प्रोमिनेंट चेहरा अमित भाई के बाद योगी जी का है। तो हाउ डू दे हैंडल यूपी इज समथिंग दैट पीपल लाइक अस विल वॉच क्लोजली। जलेबी बनाने आपके हिसाब से नहीं, लीडरशिप चेंज होगा या जो स्टेटस को है वो बना रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है कि आप लीडरशिप चेंज उठे और लीडरशिप चेंज हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सीरियसली इस विषय को समझना चाहते हैं तो अगर आप बीजेपी की टॉप लीडरशिप हैं या संघ की टॉप लीडरशिप का हिस्सा हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के हैंडलिंग को अगले 3 से 5 साल में बहुत क्लोजली आपको वॉच करने की जरूरत है। दूसरी बात जो केजरीवाल ने कही वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र में रिटायर कर जाएंगे। बीजेपी ने जोर जोर से कहा कि फालतू की बात है, कहने की बात, कतई नहीं रिटायर करेंगे। लेकिन 2029 का चुनाव भी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसा गृह मंत्री ने अपने इंटरव्यू में भी कहा। अब देखिए, इस इश्यू को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जब तक मोदी जी हैं और उनकी इच्छा है, स्वेच्छा से अगर वो खुद से न छोड़ दें, बीजेपी को जितना मैं समझता हूं अभी के जो उनकी व्यवस्था है बीजेपी संघ की, देयर इज नो बडी हु कैन टेल कि भाई मोदी जी अब आप छोड़ दीजिए। ये उनका निर्णय है। जैसे जब बहुत बड़े कोई प्लेयर होते हैं, कोई पूछता है सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट कब लेंगे, तो लोग क्या कहते हैं, भाई जब उनका मन होगा तब वो निर्णय रिटायर होंगे। और जो लोग इतने बड़े हो जाते हैं उनको समझ है कि उनको रिटायरमेंट कब लेनी है, अगर लेनी भी है तो कब लेनी है उनको पता है, और कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता है। जैसे सोनिया गांधी को कोई फोर्स नहीं कर सकता था कांग्रेस में, वैसे मोदी जी को भी कोई बीजेपी में फोर्स नहीं कर सकता है कि वो रिटायर हो जाए। हालांकि ये मैच अभी चल रहा है, लेकिन अगर इस वक्त कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी की लेगेसी क्या होगी, क्योंकि बीजेपी के भीतर लोगों को लगता है कि एक युग है, मोदी का युग है, और वो चाहते हैं कि अगले 5 साल में वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करें, ताकि आने वाले वक्त में जब कई साल सदियों बाद लोग पलट के देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र भारत के सबसे शीर्ष नेताओं में, सबसे शीर्ष लीडर्स में उनकी गिनती। देखिए, इतिहास के पन्नों में तो जब 10 साल जो प्रधानमंत्री है वो तो रहेगा ही रहेगा। इतिहास उसको कैसे जज करेगा वो ना आपके हाथ में है, ना मोदी जी के हाथ में है, ना इतिहासकारों के हाथ में है। जब नेहरू जी की लेगेसी बन रही थी, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री रहे होंगे, तब इतिहासकारों ने उनको एक नजरिए से देखा, प्रेजेंट किया। 40-50 साल जब उनकी लेगेसी आगे चलती गई, उनके समर्थक ही देश में रहे, उन लेगेसी को मानने वाले लोग रहे, तो उस लेगेसी को और बल मिला। आज एक समय आया जब उनके लेगेसी या उनके विचारधारा के विपरीत विचारधारा वाले सत्ता में आ गए हैं, तो वही नेहरू जी की लेगेसी को वही इतिहास नए तरीके से रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो मोदी जी की लेगेसी इतिहास कैसे लिखेगा, उसको जज करेगा, वो तो आने वाली पीढ़ियां ही बता सकती हैं, कोई बता नहीं सकता है। और ये स्टैटिक नहीं है। दुनिया का मानव इतिहास हम लोग को बताता है, वो चाहे लेनिन हो, मार्क्स हो, लिंकन हो, बाबा साहब हो, नेहरू हो, गांधी हो, ये लेगेसी जो लोग बनाते हैं वो लेगेसी लिखी जाएगी, उसको एनालाइज किया जाएगा, कभी वो मजबूत दिखेगी, कभी उसको चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि भगवान तो कोई है नहीं। सबकी लेगेसी में कुछ ना कुछ कमी होगी, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, इसीलिए वो लेगेसी है। तो उसको हम लोग को भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए और ये गेस नहीं करना चाहिए कि वो
देश के या इतिहासकारों की नजर में किस रैंक पर आएंगे। किसी जमाने में इंदिरा जी से बड़ा कोई लीडर नहीं इतिहासकारों की नजर में रहा होगा। आज शायद उनमें से कई इतिहास कह रहे हैं कि मोदी जी की लेगेसी उनसे बड़ी हो गई। तो ये तो समय और काल के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है, इस पर बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एक लाइन वी शुड बोरो फ्रॉम द ग्रेट वाइज मैन आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी कि इतिहास will have its own way to judge myself, and he used to say कि इतिहास the history will judge me more fairly। तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी को भी history will judge it more fairly and objectively। we will read and the future generations will read and assess and make up their mind। चलिए, आपका काम है मैच खेलना, हमारा काम है कमेंट्री करना। तो आप खेलिए अपना मैच और हमारी कमेंट्री चलती रहेगी। आपने हमारे लिए वक्त निकाला प्रशांत किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।